हाय दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन, क्लास 10th मैथ्स। तो चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन में मतलब इक्वेशन बनानी होती है और हमें मतलब चैप्टर 3 एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के मुताबिक आता है, अच्छा खासा आता है और ये आगे 11th और 12th में भी आएगा। ठीक है, तो अब लीनियर इक्वेशन का हम लोग एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला है, अफाब टेल्स दैट, अफाब एक जना है, ठीक है, टेल दैट हर डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times older than her। मतलब 7 साल पहले। हम पहले लीनियर इक्वेशन मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बनानी आती होगी, तो हम सबसे पहले वो लिख देते हैं कि अफाब को हम क्या मान रहे हैं। अफाब इज x years old and her daughter y years old। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया है, लेट लिख देते हैं, मतलब आगे लेट लिख देते हैं। लेट अफाब इज x year old and daughter y year old। ठीक है, I was 7 times older than as were you then। मतलब अफाब जो है 7 साल पहले, मतलब 7 साल पहले x minus 7 इज इक्वल्स टू y minus 7, है ना, यही है ना। 7 साल पहले मतलब दोनों में से 7 साल घटा दिए। ठीक है, तो वो बोल रहा है 7 साल पहले अफाब जो था वो 7 टाइम बड़ा था। 7 टाइम मतलब 7 into, तो हम लोग अफाब की जगह उसकी डॉटर को 7 टाइम करेंगे, तभी तो वो अफाब के इक्वल होगी, है ना। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x minus 7 इज इक्वल्स टू 7y minus 49, है ना। अब हम 7 को इधर ले जा सकते हैं और x minus 7y हो जाएगा इज इक्वल्स टू minus 42, है ना। x minus 7y minus plus 42, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हमको आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब ये हो गई हमारी पास्ट की बात, अब ये हमारा फ्यूचर की बात होगी कि अफाक जो है 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times ओल्ड एज यू विल बी। मतलब 3 साल बाद हम करते हैं x plus 3 इज इक्वल्स टू x plus 3 y plus 3, है ना। मतलब हमें इक्वेशन तो यही मान के चलना है, बाकी उसके आगे जो भी पूछा है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अगर ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब फ्यूचर की बात कर दी तो प्लस होगा और पास्ट की बात कर दी तो माइनस होगा। ठीक है ना, अब हमको जो है इन्होंने बोला 3 साल बाद इसकी डॉटर, इसकी 3 मतलब ये अपनी डॉटर का 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो फिर x plus 3 इज इक्वल टू 3 into y plus 3 हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो है ये इक्वल होने चाहिए, है ना। अब हम सॉल्व कर देते हैं। x plus 3 इज इक्वल टू 3y plus 9, है ना। 3 इधर जाएगा, 3y इधर आएगा। x minus 3y इज इक्वल टू 6 और हम लिख देंगे x minus 3y minus 6। ठीक है, इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा, इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें इनको मतलब x निकालना है, y निकालना है, हमें इनसे ये नहीं पूछा। इन्होंने बोला कि बस इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, अलजेब्रिकली हमारा एक ऐसे शो हो गया इज इक्वल टू 0 और एक ऐसे शो हो गया इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारे दो तरीके थे अलजेब्रिकली सॉल्व करने के। अब हम ग्राफिकली कैसे लेंगे, अब हम दोनों इक्वेशन को जो है ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। अब दोनों इक्वेशन में हम लोग x minus 3y minus 6, है ना। हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। ठीक है ना, हम इसको उधर ले चलते हैं। x इज इक्वल टू 3y plus 6। अब हम y की वैल्यू जो भी रखेंगे तो x उसी के मुताबिक आएगा, है ना। x इज इक्वल, अब मेरे ख्याल से ये आता होगा आप सबको, बॉक्स बनाते हैं हम लोग इसमें x y
है ना। तो हमें 3 वैल्यू तो शो करनी है जिससे कि हमारा ग्राफ प्लॉट हो और हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब हम कैसे प्लॉट करते हैं, अब हम y की कुछ भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। y की हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमारी रेंज के अंदर आए, समझो। तो फिर हम रखेंगे y की वैल्यू 1, तो आंसर आएगा 9, सॉरी आंसर आएगा 9, है ना। y की वैल्यू रखेंगे 2, आंसर आएगा 12। हम लोग देखो, हम लोग इसमें y की वैल्यू हम लोग माइनस में नहीं रख सकते क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। वरना हम लोग थोड़ा आसान मानने के लिए माइनस में रख भी लेते हैं, पर इसमें माइनस में हम आंसर वो वैल्यू रख ही नहीं सकते, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये हमने 8th में भी पढ़ रखा है, 9th में, मतलब 9th में पढ़ रखा है। ये होता है y प्लस, ये होता है x माइनस, ये होता है x प्लस, ये होता है y माइनस, ठीक है। तो हमारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब हम इसकी इधर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे तो 0 होता है स्टार्टिंग में, है ना। अब आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग ये करते हैं, ग्राफ इस तरफ कर देते हैं, इस तरफ बनाते हैं, उधर विजिबल नहीं है, जगह भी नहीं है, मतलब। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, हमें कहाँ तक जाना है, 18 तक जाना है, 7। तो हम लोग मतलब ऐसा करते हैं, हम लोग 3 3 का ग्राफ बना के चलते हैं। हमें मतलब अब ऐसा प्लस वाला बनाना है तो हम सीधा सीधा ऐसा वाला बना सकते हैं, देखिए ऐसा वाला, ये भी हमने सीख रखा है ना। बाकी ये स्टैटिस्टिक्स में भी आएगा, 3 6 9 12 15 एंड 18, है ना। हमें बस ये वैल्यू चाहिए थी, इसमें 1 2 3 4, ठीक है। हमें बस इसमें ये वैल्यू चाहिए थी। अब इन्होंने बोला है अगर y 1 होगा तो हमारा x होगा 9, एक पॉइंट यहाँ जाएगा, है ना। अब हमारा y होगा 2 तो x होगा हमारा 12, एक पॉइंट हमारा यहाँ जाएगा। अब x होगा, y होगा हमारा 3 तो y x आ जाएगा हमारा 18, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ ऐसी सी बनती है, ठीक है। मतलब कुछ कनेक्टिविटी नहीं होती, मतलब हमें बस दिखाना होता है ग्राफिकली, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। आपको सेकंड ये वाली इक्वेशन का ग्राफ खुद बना दीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से एक ग्राफ मैंने आपको समझा दिया, दूसरा ग्राफ आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये भी एज के ऊपर है, मतलब ये भी एज ही का है। तो फिर इसमें भी हम x और y की वैल्यू माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। मैं आपको बॉक्स में बना के दिखा देता हूँ कि x और y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ठीक है। बाकी आप ग्राफ खुद बनाइएगा। अब देखिए, हमें एक इंडिपेंडेंट वैल्यू चाहिए होती है और एक डिपेंडेंट वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब हमें y की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि हमारा आंसर नेगेटिव ना आए x का, ठीक है। अब हम y 7 दे सकते हैं, 8 और 9 दे सकते हैं, है ना। और आएगा आंसर 49 माइनस 42, 49 माइनस 42 7, 56 माइनस 42 12, और 63 माइनस 42, 63 माइनस 42 कितना होगा 21, है ना। हमें
अब आपको ये मैंने आपको बता दिया है, इसका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42। इसका मैंने आपको टेबुलर फॉर्म दिखा दिया। अब आपको जो है इसका ग्राफ बनाना है। सो आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ जाना चाहिए। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन में बोला है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल ऑफ 3900. Later he buy another bat and 3 ball of the same kind for rupees 1300. Represent graphically and generically. मतलब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किया था हमें वैसे ही करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो हम लोग लिखेंगे लेट बैट इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज एक्स, ठीक है, रुपीज एक्स एंड बॉल्स इज इक्वल्स टू रुपीज वाई, ठीक है। हमने मतलब एक अज्यूम कर लिया है कि बैट रुपीज एक्स है और बॉल रुपीज वाई है, ठीक है। अब हमको जो है हमको इक्वेशन बनानी है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बना के हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो उन्होंने बोला है 3 बैट एंड 6 बॉल। बहुत इजी इक्वेशन बनेगी इसकी। 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि 3x 3 बैट 6 बॉल इज इक्वल्स टू 3900 रुपीज, ठीक है। और एक बैट मतलब x प्लस 3 मोर बॉल 3y इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है। हमें ये एक इक्वेशन दे दी है, ठीक है। अब हमको जो है इसको हमने अलजेब्रिकली लिख दिया। अब हम ग्राफिकली शो करते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग एक ही ग्राफ में दोनों पॉइंट प्लॉट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। प्लॉट करेंगे कि जिससे कि हमें और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो हम x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन में 3 लिख सकते हैं ना। अब हम इसमें 3 कॉमन निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाए 1300 माइनस 2y, है ना, ये बचा ना। 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए मैंने 3 लिखा नहीं, ठीक है। इसका एक इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन देखते हैं। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, है ना। अब हमको x हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है और y हमारा इंडिपेंडेंट। हम y कुछ भी रखें, x हमारा दूसरी तरफ आएगा। मैं आपको दोनों वक्त शो कर देता हूँ। अब ये देखिए, इसमें भी पैसे का मतलब मनी का काम है। तो मनी में कुछ नेगेटिव नहीं होगा। तो हम नेगेटिव अगर हम नहीं भी लें तो भी हमें चलेगा, ठीक है ना। तो हम नेगेटिव नहीं लेते इसमें भी। अब हम इसमें शो करते हैं। फिर भी हम लोग ऐसे करके दिखाएंगे कि y प्लस x माइनस x प्लस y माइनस, ठीक है। हम ऐसे करके जरूर शो करेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं x y, हमें 3 वैल्यू चाहिए होती है, हमें पता है, ठीक है। अब हम y ऊपर वाला पहले सॉल्व करते हैं। अगर हमने y की वैल्यू हम ज्यादा रखें तो ज्यादा सही रहेगा। तो हम जो है y की वैल्यू रखते हैं 600 रखते हैं। y की वैल्यू 600 रखते हैं तो हमारा आंसर आएगा 100, है ना। y की वैल्यू हमने रख दिया अब 400, कितना आएगा 400, 800 हुआ, 800, 200 और 300, 500, है ना। 500 रखेंगे तो 400 आ जाएगा, है ना। अब हम दूसरा वाला शो करते हैं, है ना। दूसरे वाले में बोला है x की वैल्यू हम रखते हैं सीधा सीधा 600, है ना। 600 से बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 500 भी नहीं रख सकते, 400 रखते हैं सीधा सीधा, 100 आएगा, है ना। 200
और 100, है ना। अब हमने 200 100 रखी, एक में आएगी 1000 और एक में आएगी, एक हम 300 रख लेते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू का हमें कुछ काम भी नहीं है। 400, एक में आएगी 400, एक में आएगी 600 माइनस कर देंगे 700, है ना। अब हम ग्राफ में देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें हम लोग 100 का वो लेते हैं स्केल, मतलब क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी है ना, तो वैल्यू के मुताबिक 100 का स्केल लेते हैं। 300, 400, 500। अब देखते हैं वाई एक्सेस हमें कहाँ तक चाहिए। वाई एक्सेस चाहिए हमें 400 चाहिए, 500 चाहिए, 600 चाहिए, 600 भी चाहिए, 600 भी चाहिए, ठीक है। अब हमें एक्स एक्सेस कहाँ तक चाहिए, 700, लार्जेस्ट है 700, 700 तक चाहिए। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है। मतलब बेसिकली जहां तक हमें चाहिए होती है हम बस वहीं तक लेते हैं, है ना। अब देखिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। x में 100, y में 400, यहाँ पे y में 200, y में 200, x में 700, यहाँ पे 300, 400, 300 is y and 400 is x, मतलब यहाँ पे देखिए एकदम ऐसा करके एकदम ज्वाइन होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। y 600, y 600 और ये 100, है ना। 400, 400, 500, 500, 400, है ना। थोड़ा यहाँ पे है ना। $500 और 400। अब y है 500, एक सेकेंड, ये है 500 और ये है 400, ये यहाँ पे। अब ये है हमारा 500 और 400, 400 और 500, मतलब यहाँ पे, है ना। ये देख, इसकी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। और फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें ग्राफ प्लॉट करना था, तो हम ग्राफ एक में भी प्लॉट कर सकते हैं, दो में भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पिछली बारी हमने दो में प्लॉट किया था, हम अगर एक में प्लॉट करें तो उसका हम प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी मानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। सो पॉज इट, नोट इट डाउन। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। मतलब एक दिन था जब 2 किलो का एप्पल और 1 किलो का ग्रेप 160 रुपए में मिला, ठीक है। अब एक महीने बाद, ठीक है, एक महीने बाद वही हमें 4 kg एप्पल और 2 किलो ग्रेप 300 रुपए का मिला। तो हमें ये बोला है कि रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, है ना। तो फिर अब जो है हमें इक्वेशन बनानी आती है, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में करे। हमें बस सिंपल वही करना है, हमें सीधा सीधा लिखना है लेट एन एप्पल इज इक्वल टू एक्स। हम बेसिकली इसमें x और y लेते हैं, नहीं तो हम इसमें a b कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग एक्स वाई जेड हम लोग जो मेनली यूज होता है वो ही हम लेते हैं, ठीक है। एंड अ ग्रेप इज इक्वल्स टू कितना, वाई, ठीक है। अब हमें जो है इन्होंने बोला है कि 2 किलो एप्पल 2x प्लस 1 किलो ग्रेप प्लस वाई इज इक्वल टू 160, है ना। मतलब सीधा सीधा हम लिख देंगे, मतलब जितना हमें रेट जितना हमें क्वांटिटी बोला होगा हमें सीधा क्वांटिटी लिखनी है यहाँ पे, है ना। कॉस्ट हमें ओवरऑल कॉस्ट दे रखी होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो ओवरऑल कॉस्ट लिखनी है ना। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखते हैं, 4 kg 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, है ना। तो हमारी कुछ इक्वेशन ये बनी, ठीक है। अलजेब्रिकली सॉल्व हो गई हमारी ये इक्वेशन। अब हम ग्राफिकली देखते हैं ग्राफिकली कैसे सॉल्व होगी। ग्राफिकली भी वैसे ही सॉल्व होगी जैसे हम पिछली बार से करते आए हैं। y एक्सिस y नेगेटिव, x नेगेटिव, x पॉजिटिव, है ना। अब इसमें भी क्योंकि मनी में पैसे मतलब मनी में दे रखा है इसलिए नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम बॉक्स बनाते हैं, x y, 3 मैंने आपको बता रखा है 3 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, है ना। अब हम y को इधर छोड़ सकते हैं, हम लोग सीधा लिखते हैं y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, है ना। ये लिख सकते हैं ना, 160 माइनस 2x आएगा। तो हम x इज इंडिपेंडेंट, x हम कोई भी वैल्यू रखें तो y की हमारी वैल्यू वो आएगी। मतलब अगर हम x 0 रखें, 0 नहीं रख सकते क्योंकि पैसे की बात हो रही है। x हम नेगेटिव भी नहीं रख सकते, x हम पॉजिटिव में कुछ भी रखें, पर लेकिन y हमारे नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हम ऐसी वैल्यू रखें तो हमारा y डिपेंडेंट वैल्यू है और x, समझ लो। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 11th में बहुत काम आएगी ये वैल्यूज, तो आपको पता होनी चाहिए। अब हम x हम सीधा लिख देते हैं 60, तो आ जाएगा 120 माइनस करेंगे 40 आएगा। अब हम 20 भी लिख सकते हैं, तो 20 लिख देते हैं, आ जाएगा 120। 80 लिख देते हैं, 80 से 0 आ जाएगा, 80 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 60 हो गया, 20 हो गया, 40 लिख देते हैं, 80 आ जाएगा, ठीक है। अब हम पहले एक प्लॉट करते हैं, फिर दूसरा हम प्लॉट करेंगे। चलो दूसरा भी हम पहले ऐसे कर लेते हैं बॉक्स में, जैसे कि एक के बारे में प्लॉट कर दें। अब देखिए, अब हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं आपको ये एक छोटा स्टेप और है, हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, समझ गए। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा सीधा सीधा इक्वेशन ये बन के आती है, ठीक है। अब हम 2x को इधर ले जाएंगे, हमेशा मतलब जैसा हम करते हैं वैसे ही करते हैं, ठीक है। 2x सॉरी y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। अब हम 2x की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है जो सही है, ठीक है। तो अब हम रखते हैं, जैसे रखते हैं हम लोग 60 70 और 40 नहीं 40 नहीं 50 रखते हैं, है ना। 50 रखी हमने, 50 से क्या आया 150 आया, 70 रखी 140 10 आया, सॉरी उल्टा लिख देता है, मतलब मैंने उल्टा लिखा, सॉरी, ठीक है। अब 60 रखा हमने तो 30 आया, है ना। अब हमको जो है इसकी वैल्यू रखनी है जिसमें आना चाहिए 70 50, मतलब ऑड भी आना चाहिए, तो फिर हम 10 से रखते हैं, 10 20 30 40 50 60 70
हमें 120 तक जाना है क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन 120 तक आई है, तो हमें 120 तक जाना है, तो 120 तक हमें लिखना पड़ेगा। कभी कभी हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत लंबी चली जाती है जो ग्राफ के पेज तक नहीं आती, पर लेकिन हमें फिर वो हॉरिजॉन्टली बनाना पड़ता है ग्राफ, मतलब पेज पलट के, मतलब दूसरे एंगल से बनाना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसमें ये वाली वैल्यू जो होता है इसमें भी 10 का गैप रखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। हमारी लास्ट वैल्यू क्या है y में हमारी लास्ट वैल्यू है, y में 120 है, x में हमारी छोटी है, y में 120 है, सॉरी 80, 90, 100, 110, 140, है ना। अब जो है हमको अब पॉइंट मार्क करना है, नीचे वाले का करते हैं। 60 होना चाहिए एक्स एक्सिस में, 30 होना चाहिए ऊपर वाले एक्सिस में, 30, 60 मतलब इधर का। इधर है ना। अब दूसरा है 70 और 10, 70 और 10 इधर। अब तीसरा है 50, 50, 50, 50, है ना। अब आप देखिएगा ये एक लाइन में आ रहे है ना, एक लाइन में आ रहे हैं, तो मतलब ये ग्राफ में रिप्रेजेंट है। अब हम इस लाइन को थोड़ी बड़ी कर देते हैं क्योंकि जब भी ये लाइन दूसरी लाइन को टच करेगी तो वो हमारी एक पॉइंट जहाँ पे हमें x और y की वैल्यू हमारी स्पेसिफिक होगी, है ना। तो अब हम y 40 लेते हैं, y 40 लेते हैं और x 60 इधर का, है ना। ये वाला इधर आएगा थोड़ा, है ना। सॉरी ये 50 है ना, 50 हमने गलत लिया, मैं 50 सही है, 60 यही है, सही सही था, सही है ना। अब हम 60 40 हो गया, 20 120, 20 120 इधर का, है ना। अब हम देखते हैं 40 और 80, 40 और 80, ये आगे जाके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मीट कर सकते हैं। ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन मेरी नहीं बनी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे सही बनती है। देखिए यहाँ पे कहीं मिला है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है। और हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है स्केल। स्केल हमेशा हमें लिखना होता है, ठीक है। स्केल पे हम जो है एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखते हैं, है ना। अब देखिए हमने कितना का गैप लिया है, हमने इसमें 10 यूनिट्स का गैप लिया है, तो हम सीधा 10 यूनिट्स लिख देंगे और इसमें भी 10 यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। बाकी पिछले दो क्वेश्चन में हमने अलग अलग, y में हमने 1 का लिया था, 1 यूनिट लिया था और इसमें 10 यूनिट लिया था, तो हम यूनिट दोनों की अलग अलग हो सकती हैं और दोनों की यूनिट हमें स्पेसिफिक करनी है, क्योंकि चाहे पूछा हो या ना पूछा हो पर हमें स्केल हमेशा लिखनी होती है, क्योंकि इसकी वजह से कई बच्चों के मार्क्स कट रखे हैं, है ना। तो फिर हमारे क्वेश्चन हो गया और ये एक्सरसाइज भी हो गई है, तो पॉजिटिव देता हूँ। अब दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम द गिवन इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमें ये इक्वेशन दे रखी है
इसको हमें सॉल्व करना है और ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। तो अब जो है हमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक इन अ मैथमेटिक क्विज, ठीक है। मतलब 10 बच्चे थे, उनको मैथमेटिक क्विज के लिए लिया, ठीक है। अब उसमें बोला है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, है ना। अब हम लोग लिखते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू y, है ना, इज इक्वल्स टू 1। अब इन्होंने आगे देखते हैं क्या बोला है, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टू पार्ट इन क्विज, ठीक है। इन्होंने ये बोला है, तो हम सीधा सीधा हमें x और y निकालना है ना। तो हमें लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब आप पूछोगे कैसे। अब ये देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 स्टूडेंट, ओनली 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये बोला है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 4, है ना। तो हमारी दूसरी इक्वेशन सीधा सीधा बन के ये आ गई। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम सीधा सीधा आंसर आया इसका, है ना। अब हम सीधा y की वैल्यू ये लिख देते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 3, है ना। x 3 है तो y 7 है। अब देखिए जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसे ही हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला था कि लड़कियां 4 प्लस हैं बॉयज से, तो 3 प्लस 4 7। तो हमारे ये दो बन के आ गए हैं सॉल्यूशन, है ना। अब हम जो है इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे। अब आपको भी पता है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो नेगेटिव तो होगा नहीं। तो हमें जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में लिया था हमें वैसे ही लेना है ना। पिछले एक्सरसाइज में हमने जैसे लिया था वैसे ही लेना है। अब हम ग्राफिकली शो कर देते हैं x y, और इसमें बल्कि एक इक्वेशन है तो हमें ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना है ना। अब एक इक्वेशन है तो हमें एक की इंडिपेंडेंट वैल्यू लेनी है। दो इक्वेशन है, हाँ दो इक्वेशन है, सॉरी दो इक्वेशन है x y। देखिए पहली इक्वेशन में हम y इधर लेते हैं x इधर लेते हैं, कुछ भी कर लें सेम ही आना है, मतलब x या y हमारा सेम आना है। तो 10 माइनस y मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में हम लिखते हैं, अब हमारा x इसमें इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे, अगर हम y लेते हैं 5 तो ये भी 5 आएगा, है ना। अब 7 लेंगे y तो ये 3 आएगा, और 3 लेंगे तो 7 आएगा। सीधा सीधा हमने छोटे वैल्यू लिए, बस काम खत्म किया। अब इसका देखते हैं y x अगर हम 1 लेते हैं तो 5 आएगा, x अगर हम 3 लेते हैं तो 7 आएगा। देखिए इसमें दोनों वैल्यू सेम आ गई। और x अगर हम 7 लेते हैं तो 11 आएगा, तो हमारा इक्वेशन ही नहीं बनेगा, है ना। तो फिर हम लेंगे x की छोटी वैल्यू, तो हम लेंगे x इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो 6 है, हमने छोटी वैल्यू ली। अब हम इसको ग्राफिकली दिखाते हैं कैसे बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया। अब देखते हैं, इन्होंने बोला पहले x 5 है और ये y 5 है, 5 मतलब यहाँ पे कहीं, है ना, यहाँ पे कहीं 5 है, ठीक है। फिर है 3 7 मतलब यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद
2 6 2 6। एक सेकंड, अगर हम x3 लेते हैं, y7 लेते हैं तो 3 आएगा, ठीक है। 3 लेते हैं 7 आएगा, 3 लेते हैं 7 आएगा, 3 लेते हैं 7 आएगा, सॉरी 2 6 इसका है ना, 2 6 इसका है, 5 5 हो गया हमारा, 7 3 हो गया, 3 7 3 7 हो गया, 7 3 7 3 है ना। मैंने पहले दूसरा क्वेश्चन का देख लेते, सॉरी, ठीक है। अब हमको जो है 3 7 हमारा यही पॉइंट हो गया, 3 7 सॉरी ये पॉइंट हो गया, और इसके बाद 2 6 हो गया, 1 5 इधर देखिए, सॉरी इसका ऐसे बनते हुए जा रहे हैं और इसका ऐसे बनते हुए जा रहे हैं। आपको ब्लैक पेन से आउटलाइन करके दिखाता हूँ, देखिए इसका ऐसे और इसका ऐसे, समझे। तो मतलब इसका यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है, और ये 3 है, x हमारा 3 है और y हमारा 7 है ना। तो हम लिख देंगे x पहले आता है 3, 7, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे 3, 7, और जो जहां जहां पे हमने पॉइंट बनाया होता है ना, वहां हमें थोड़ा डार्क बोल्ड करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर को देखना होता है कि हमने कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए है ना। तो फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा, अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी फॉर नोटेड डाउन। हाय दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में बोला है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टू गेट द कॉस्ट ₹50, ठीक है। जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में मतलब पिछली एक्सरसाइज में जो इक्वेशन बनाई थी, उसी तरह हमें ये वाली इक्वेशन भी बनानी है, ठीक है। तो हमें लेट तो हमेशा ही करना है। आंसर लिखते पहले, आंसर लेट पेंसिल, आप स्पेसिफाई करें या ना करें, मतलब जरूरी होता, लेट नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू x, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो है, हम लोग इसकी जगह y लेते हैं, नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल्स टू y, है ना। अब इसका हमने y ले लिया है, ठीक है। y के बाद अब हम इसको निकाल देते हैं, इक्वेशन बनाते हैं 5x प्लस 7y। देखिए 5 पेंसिल प्लस 7 पेन्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, ₹50। और दूसरी तरफ कुछ बोला है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹46, है ना। अब हमको जो है ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, और एक पेंसिल और एक पेन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, समझे। तो फिर अब जो है हम लोग के पास एक दो मेथड होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसमें से देखना है कि इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखो, ऊपर को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, मतलब पूरे को 7 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाले को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, है ना। नीचे वाले को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू 46। अब हमने ये 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखना x की वैल्यू दोनों तरफ सेम आएगी, है ना। अब x की वैल्यू हम देखते हैं क्या आ रही है। एक तरफ आ रही है 35x प्लस 49y इज इक्वल्स टू 350, है ना। दूसरी तरफ आ रही है 35x प्लस 25y
इज इक्वल्स टू 30 का 3 23 230 है ना। अब यहाँ पे हम लोग सबके साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले के, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ऑलरेडी अगर माइनस का होता तो हम साइन चेंज नहीं करते। अब हम यहाँ पे माइनस का नहीं है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। देखो x से x की वैल्यू कट जाएगी है ना। अब y की वैल्यू हमारी एक तरफ निकल जाएगी तो हम एक इक्वेशन में y की वैल्यू डाल के x वैल्यू निकाल सकते हैं है ना। तो अब हम निकालते हैं 24y इज इक्वल्स टू 0 to 120 है ना। ये y हो गया 5, क्योंकि 120 होता है 24 5 से है ना। मतलब एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज है ना। अब हम लोग जो है वो निकालते हैं क्या कहते हैं x की वैल्यू। x है हमारा 5x प्लस 7 इंटू 5 कर दिया 35 इज इक्वल्स टू 50 है ना। x इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 50 50 माइनस 35 15 x इज इक्वल्स टू 3 है ना। तो मतलब x मतलब पेंसिल 3 रुपए की है, 3 रुपए की है और ये है 5 रुपए का। अब इसी क्वेश्चन में ये बोला कि ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है हमें से, तो हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली हम लोग इसको देखो अब यहाँ पे भी ऐसा हो गया कि नेगेटिव तो जाएगा नहीं है ना, नेगेटिव नहीं जाएगा। और हमारी दो इक्वेशन थी, एक थी हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 है ना। ये तो इक्वेशन थी, हमें इनके वो निकालना है, मतलब बॉक्स में करके वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं बॉक्स बनाता हूँ। कम से कम 3 वैल्यू तो आपको रखनी है। उसके बाद मेरे ख्याल से जरूरत तो पड़ती नहीं है, 3 वैल्यू तो रखनी है ना। x y ठीक है। अब हमको जो है x की वैल्यू रखते हैं 1, ठीक है। x की वैल्यू हमने रख दी 1, तो क्या आएगा। हम अपॉन में देखना हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो मोस्टली अपॉन में वैल्यूज आएंगी है ना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम लोग थोड़ी ऐसी वैल्यू लेते हैं। x हमने लिया 0 तो भी अपॉन में ही आएगा 50/7 है ना। अब हमने लिया x 7 लिया, नहीं x हमने लिया हाँ। अब जो है हम लोग इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉक्सेस हमने सही बनाए थे। है ना। अब इसको जो है हम लोग अपॉन में आने देते हैं। 0 नहीं हो सकती, 1 लेते हैं 45/7 है ना। 3 लेते हैं 5 आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं, मैं मतलब ये कर रहा हूँ कि मतलब 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x है ना, मैं ये कर रहा हूँ। और y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7, मतलब
अब x की वैल्यू हम कुछ भी डालें तो y की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। अब इसको हम लोग 2 लिखते हैं तो आ जाएगा 40/7 है ना। और अब ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को हम लोग y इधर ले जाते हैं और x की वैल्यू वो डिपेंडेंट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 46 माइनस 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। अब हमने y की वैल्यू 3 रखी तो कितना है 15 34 बाय एक सेकेंड 15 31/7 है ना। हमने 7 रखी y की वैल्यू तो क्या आएगी 35 माइनस 46 11/7 है ना। अब हमने इसकी वैल्यू रखी 2 रख ली 10 36/7 है ना। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। अब हम पहले फ्रैक्शन को जो है डेसिमल में ले आते हैं। 45/7 कितना होगा 6.42 6.4 कुछ होगा 6.4 हमने अप्रोक्स मान लिया ठीक है। ये 5 है और ये 40/7 क्या होगा 40/7 होगा 5.7 कुछ है ना। ये 3 अब x की वैल्यू हम लोग देखते हैं। x की वैल्यू है 31/7 31/7 कितना हुआ 31/7 हुआ अपना 4.4 कुछ है ना 4.4 हुआ 1.5 कुछ हुआ है ना। और 36/7 हुआ 5.1 हुआ है ना। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे शो करते हैं। हम पहले x की वैल्यू देख लेते हैं 5 तक जा रही है ना 0 1 2 3 4। अब x की y की वैल्यू देखते हैं। y की वैल्यू 7 तक जा रही है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए हम लोग जब करेंगे सॉल्व इसको तो हमारे कुछ पॉइंट्स बीच में आएंगे है ना क्योंकि डेसिमल में आ रहे हैं है ना। तो अब हम क्या डालेंगे x इज इक्वल टू 1 डाला हमने तो आया 6.4 यहाँ पे कहीं होगा है ना 6.4 और 1 यहाँ पे कहीं है ना। और 5 3 और 5 यहाँ पे 5.7 और 2 और 5.7 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे एक लाइन बन जाएगी है ना। अब हम जो है दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं y3 है तो 4.4 यहाँ पे कहीं है तो 3 और 1.5 है और 1.5 यहाँ पे कहीं होगा और 7 है 1.5 और 7 और कौन सा है 2 और 36 और 2 और 5.1 यहाँ पे कहीं होगा ये हाँ ऐसा सब कुछ करने का है ना मतलब स्ट्रेट लाइन बनती है। देखिए पॉइंट हाईलाइटेड है आपको मैं सर्कल एक ये पॉइंट है 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 और एक ये पॉइंट है ना। तो जो ये इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है यहाँ पे इनकी कॉमन वैल्यू होगी है ना। तो फिर अब जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है और आता भी है ना। तो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2
पेपर में बहुत बार आता है, मतलब इस फॉर मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, पर लेकिन ये पूछ लिया जाता है 1 मार्क में, 2 मार्क में, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 1-2 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमने 10th में लीनियर इक्वेशन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब भी a1/a2, मतलब a1/a2 क्या होता है, मतलब एक इक्वेशन हमारी ये है ना, एक इक्वेशन ये हमारी ये है ना, तो इसमें a1 ये है, ये a1 है, और ये a2 है, ये पूरा b1 है, ये पूरा b2 है, ये पूरा c1 है, और ये पूरा c2 है ना। तो हमको ये पता है कि ये a1 a2 होता है, b1 b2 होता है, पर c1 c2 हमें इसमें पढ़ने को मिला है, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमने ये पढ़ रखा है ना। तो अब हम लीनियर इक्वेशन में देखते हैं कि इसका कैसे यूज होता है। देखिए जैसे कि इसमें बोला है कि फाइंड द इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। अब आपको मैं ये तीनों टर्म समझाता हूँ कैसे कैसे होते हैं। देखो, जब a1/a2 मतलब 5x/7x इज इक्वल टू b1/b2 -4y/6y है ना। तो मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जब ये आपस में इक्वल होते हैं, है ना, जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो इनको कोइंसिडेंट कहते है ना। फिर अब हम कोइंसिडेंट समझ गए। अब इंटरसेक्टिंग देखते हैं क्या होता है। इंटरसेक्टिंग होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो कोइंसिडेंट का इंटरसेक्टिंग का ये मतलब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें c1/c2 इंटरसेक्टिंग में चाहिए ही नहीं होता, है ना। अब हम पैरेलल की देखते हैं कि पैरेलल वाला क्या कह रहा है। पैरेलल वाला ये कह रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, पर लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम जो है इसी के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है और हमें क्या पूछा है कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, इन तीनों में से कौन सी है। ठीक है, तो हम पहले देख लेंगे 5/7, मतलब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले a1 a2 लिख देंगे। a1 इज इक्वल टू 5x, a2 इज इक्वल टू 7x, b1 इज इक्वल टू -4y और b2 इज इक्वल टू +6y, है ना। तो a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 हम लिखते हैं तो आएगा 5/7। अब b1/b2 लिखते हैं, b1/b2 लिखते हैं -4/6, है ना। तो आ जाएगा 2 3 -2/3। अब c1/c2 लिखते हैं, ठीक है, 8/9 +8/-9। तो मतलब हमारा इन तीनों में से सिर्फ एक ही चीज बन रही है, a1 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो हमारी ये बन रही है, तो फिर हमें c1/c2 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा यहीं पे प्रूफ हो चुका है कि ये इसके इक्वल ही नहीं है। तो फिर c1/c2 अगर इसके इक्वल होगा तो कुछ फायदा ही नहीं है, या इसके इक्वल होगा तो कुछ भी मतलब काम का नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग वाला है, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन है ना। अपना फर्स्ट पार्ट हो चुका। बस इसमें यही करना होता है, a1/a2 चेक करना होता है, b1/b2 चेक करना होता है, c1/c2 चेक करना होता है। अगर a1/b1, a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल है तो हम आगे बढ़ के देखते हैं c1/c2 इन दोनों के इक्वल है कि नहीं। अब हम बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट क्या है, 9x + 3y + 12 और एक इक्वेशन है 18x + 6y + 24, है ना। तो अब हम a1 देखते हैं क्या क्या है, 9x, a2 3y, a2 है अपना नाम 18x
और b1 है हमारा 3y प्लस का, b2 है हमारा प्लस 6y, c1 हमारा क्या है, c1 है हमारा 12, c2 क्या है 20, है ना। तो हमारे जो है ये अपने हमने लिख दिया। अब हम पहले a1/a2 देखते हैं क्या है। a1/a2 9/18 मतलब 1/2। अब b1/b2 देखते हैं 3/6 यानी 1/2। मतलब ये दोनों तो इक्वल है, मतलब ये कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं। अगर कोइंसिडेंट है तो फिर c1/c2 भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है, c1/c2 इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल है, ठीक है। और c1/c2 हम चेक करते हैं तो आएगा 12/24, ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। तो मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं कोइंसिडेंट, है ना। कोइंसिडेंट कह सकते हैं, हेंस इट इज कोइंसिडेंट इंसिडेंट इक्वेशन, है ना। मतलब ये कोइंसिडेंट इक्वेशन है। अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट भी अच्छा, सी पार्ट में पैरेलल वाला है। सी पार्ट में ये बोला है, मैं आपको पढ़ता हूँ 1 मिनट। इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोला है। सी पार्ट में ये बोला है 6x minus 3y, 6x minus 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, है ना। और दूसरी तरफ बोला है 2x minus y plus 9, 2x minus y plus 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सी पार्ट हमारा ये है। अब मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो सही कह रहा हूँ, सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स में आपको सीधा सीधा दिख रहा है 6/2 3 होता है, 3/1 3 होता है, और 10/9 मतलब इक्वल ही नहीं है ना c1/c2, तो हम सीधे सीधे पैरेलल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। पर लेकिन अगर 1 मार्क्स से ऊपर का आता है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें a1 a2 लिखना पड़ेगा पहले पूरा। a1 इज इक्वल टू 6x, a2 इज इक्वल टू माइनस 3y, b1 इज इक्वल टू सॉरी a2 इज इक्वल टू 2x, b1 इज इक्वल टू माइनस 3y, b2 इज इक्वल टू माइनस y, c1 इज इक्वल टू 10, c2 इज इक्वल टू 9, है ना। अब हम जो है देखते हैं a1/a2 6/2 यानी कि 3, b1/b2 माइनस 3y माइनस y यानी कि 3, है ना। c1/c2 10/9, कुछ लॉजिक नहीं बना, है ना। 10/9 मतलब इसके इन दोनों की इक्वल तो है ही नहीं, तो हम लिख देते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मतलब हमारा ये वाला हो चुका है सॉल्व। अब हमको जो है इसको बोलना है हेंस इट इज पैरेलल इक्वेशन, है ना। तो हमारा ये 1 या 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पक्का हो गया है। मतलब आपको आएगा ये क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें वही पिछले क्वेश्चन वाला दे रखा है, पर 2 नई टर्म्स और आ गई, है ना। एक आ गई कंसिस्टेंट और एक आ गई इनकंसिस्टेंट। अब इन 2 टर्म्स का हम लोग मतलब देखते हैं, ठीक है। तो हमें थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें पूछा था
कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या फिर अपना इंटरसेक्टिंग है, इन तीनों में से कौन सी थी। ठीक है, अब इनमें पूछा है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, तब ये कंसिस्टेंट है, तब ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, कभी भी ये इनकंसिस्टेंट है, और इसको हम क्या कह देते हैं, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट इक्वेशन है ना। तो हम लोग इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, जब A1 अपॉन B1 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल होते हैं, तब ये इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होती है। जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब ये इनकंसिस्टेंट होती है। जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब ये कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, अब हम इसका ये क्वेश्चन करते हैं ए पार्ट। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, तो आपको मैंने समझा दिया कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट में क्या अंतर है। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है सी A1 इज इक्वल टू सी A2 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू +2, B2 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे से आपको दिख गया होगा कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 आपस में इक्वल ही नहीं है ना। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब अगर आपको क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ गया ना कि ये आपस में इक्वल ही नहीं है, तो फिर आपको सीधा सीधा लिख देना है कंसिस्टेंट। अब जैसे बोर्ड के पेपर में आजकल एमसीक्यू टिक वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो उनसे पूछ लेते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे देते हैं, मतलब ऐसे दो इक्वेशन दे रखे हैं, आपको बोलते हैं, आपको ऑप्शन में देते हैं कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग, और मतलब दो और ऑप्शन दे देते हैं, डिपेंडेंट और एक और दे देते हैं। तो आपको इक्वेशन ऐसी, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, उसको मैं सीधा सीधा आपको सॉल्व कर देना है। मैं ये कहने का मतलब है कि आपको सीधा सीधा उसको सॉल्व कर देना है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। मैं सीधे सीधा सॉल्व कर देता हूँ। A अपॉन B कितना हो गया, -1/2, क्योंकि देखो माइनस का डेर है तो माइनस आ गया, तो ठीक है, और 3 और 6 है तो फिर -1/2 इसका भी, और 11 और 22 है तो इसका ही -1/2। तो हम लोग इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट है ना। तो हमारा एक ही सोल्यूशन आ चुका है, मतलब इसका ये पार्ट, इसका ये दो पार्ट के सोल्यूशन आ गए। बाकी दो पार्ट जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा 1 मार्क्स के लिए, और इजी है बहुत, है ना। तो पॉजिटिव नोट इट डाउन। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन जो था वो 3rd क्वेश्चन का रिपीट था बिल्कुल, और ग्राफ जो है वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। ठीक है, तो फिर 5th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सबको पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 × L + B, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। अब इसकी जो है विड्थ का मतलब होता है, लेंथ तो सबको समझ आती होगी, और विड्थ ब्रेथ के इक्वल होती है। मतलब रेक्टेंगल में, जैसे हमने एक रेक्टेंगल लिया, ये लिया हमने,
ठीक है, तो हमने इसकी ब्रेथ के इक्वल ही इसकी विड्थ है, हमने देखा कि इसकी ब्रेथ के इक्वल इसकी विड्थ है, तो हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं विड्थ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है x। हमने ब्रेथ को x मान लिया, ठीक है, लेट सपोज ब्रेथ को हमने x मान लिया एंड लेंथ इज इक्वल टू 4 + x, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक ये बोला है कि whose garden whose length is 4 मीटर more than x breadth, तो हम y की लेने की जगह 4 + x ले लेते हैं ना, है ना। तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं 2 × 4 + x × x कितना y = 36, है ना, 36 हमें दे रखा है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 2 4x + x² = 36, 8x + 2x² = 36। अब हम लोग 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं तो सीधा सीधा मतलब हमारा आसान हो जाएगा, x² + 4x - 36 है, 36 को इधर ले आए = 0। मतलब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो फिर अब जो है हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, x² + 4x - 36 का हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो हमारे क्या क्या फैक्टर आते हैं 36 के। 36 के आते हैं हमारे फैक्टर 2 6 आते हैं ना, 6 6 6 36 और 6 6 36 और 36 का फैक्टर निकालते हैं, रुको 2 1 18 2 9 3 3 3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 9 और 4 5 बैठा नहीं होगा, 6 और 6 होगा नहीं होगा, और क्या हो सकता है 9 4 36 होता है और 6 6 36 होता है। अब इसमें हमसे पूछा है x + 4 की वैल्यू और x की वैल्यू, तो हम जो है 36 क्या लिख सकते हैं, अब हम हमने देख लिया कि 2 × l + d इसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसकी विड्थ, मतलब हमें इसकी डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू ब्रेथ ही होती है तो हम लोग उसको विड्थ को x मान सकते हैं, और लेंथ को हम लोग y की जगह हम लोग x + 4 ले लेते हैं, है ना। x + 4 हमने ले लिया लेंथ को, ठीक है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं 2 × x + x + 4 इंटू क्या है = 36, है ना। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 × 2x + 4 = 36, 4x + 8 = 36, 4x = 8 माइनस कर दो, 36 - 8, x = कितना हुआ 28/4 = 7, है ना। तो फिर हमें पता चल गया कि इसकी विड्थ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर, और इसकी लेंथ है 11 मीटर, है ना। इसकी लेंथ है 11 मीटर। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है पर लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में
हमें ये बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 है ना, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकली सो फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग क्या होता है। इंटरसेक्टिंग होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, इंटरसेक्टिंग ये होता है। और पैरेलल होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो मतलब हमें ऐसी ये एक इक्वेशन दे रखी है, हमें एक और ऐसी इक्वेशन बनाना है जिससे कि हमारे a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं हो। एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें a1/a2 b1/b2 की इक्वल हो, पर लेकिन c1/c2 की इक्वल नहीं हो। और तीसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें ये तीनों इक्वल हो, है ना। तो फिर अब हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को पहले लिख देते हैं 2x + 3y - 8 = 0। अब हम इसको जो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हम लोग इक्वेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं x + y - 4 = 0। अब देखो 2/1 3/1 8/4 मतलब 2 बचेगा, है ना। मैं आपको कर रहा था a1/a2 हुआ, इसमें 2 हुआ, b1/b2 हुआ 3 हुआ, और c1/c2 हुआ 2। तो मतलब हम इन दोनों का कुछ रिलेशन बना नहीं सकते, है ना, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो फिर हमारा ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग हो गई है। ठीक है, आप ऐसी कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग इक्वेशन बहुत आसान होती है बनानी, है ना। पैरेलल लाइन वाली इक्वेशन देखते हैं कैसे बनती है। अब इसकी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं पहले 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि हमारा कोई एक इसका आसपास का वेरिएबल है, कुछ भी लगा सकते हैं। पर अगर c1/c2 के इक्वल हमें नहीं प्रूफ करना है तो हमें ऐसा ही कुछ चाहिए होगा। ठीक है, तो 2/4 1/2 3/6 1/2 -8/-9 कुछ भी नहीं बनना। ठीक है, तो मतलब 8/9 बनेगा। तो फिर हमारा इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2 b1/b2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। और c1/c2 क्या होगा -8/-9, तो सीधा सीधा 8/9। तो फिर हमारी ये इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो रही है ना। अब हम लोग कोइंसिडेंट वाली देखते हैं। कोइंसिडेंट में हम लोग यही इक्वेशन ले सकते हैं। मैं आपको दूसरी इक्वेशन लेके दिखाता हूँ, रुको। 2x + 3y - 8 = 0। अब मैं आपको एक इक्वेशन दिखाता हूँ 8x + 12y - 32। अब ये देखिए 2/8 1/4 3/12 1/4 और -8/-32 1/4 इज इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन आ गई है। अब हम लोग जो है a1/a2 लिखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4 b1/b2 इज इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू 1/4 c1/c2 -8 -32 1/4, है ना। तो फिर हमारे ये तीनों सेटिस्फाई हो गए हैं जो हमने इक्वेशन निकाली है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पेपर में आता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो फिर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ x-1 + 1 = 0 एंड मतलब हमें ग्राफ बनाना है इन दो इक्वेशन का, है ना, और डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट्स जो कि ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं एंड शेड द ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल को शेड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम लोग इसके जीरो वो दिखाते हैं, x-1 + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। अब हम जो है इस इक्वेशन के वो निकालते हैं बॉक्स में करके और इस इक्वेशन के निकालते हैं, ठीक है। हम लोग पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसका क्या आएगा, हम लिखेंगे x = y - 1, है ना, क्योंकि ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, सीधे सीधे +y हो जाएगा। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 3x = 12 - 2y + 12, x = -2y + 12/3, है ना। अपना ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, x y, एटलीस्ट हमें तीन हमें सॉल्यूशन चाहिए जिससे कि हमें हमारा ग्राफ बन सके पूरा अच्छे से। तो 3 सॉल्यूशन, हम 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, तो हम पहले 3 ही लेते हैं। इसमें हम नेगेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि मनी से रिलेटेड है या एज से रिलेटेड है ना, तो हम नेगेटिव भी ले सकते हैं इसमें किसी की भी वैल्यू, ठीक है। अब हम जो है x की वैल्यू, y की वैल्यू लिखते हैं इसमें, पहले y हम 1 लिखते हैं तो 0 आएगा, हम y लिखते हैं 0 तो आएगा -1, ठीक है। 2 लिखते हैं तो आएगा 1, ठीक है, सही है ना, छोटी वैल्यू आ रही है, सही आ रही है। अब हम इसमें y लिखते हैं 3 तो आएगा 2, है ना। y लिखते हैं हम इसमें y क्या लिख सकते हैं, और y लिखते हैं 6 तो आएगा 0, और y लिखते हैं 5 9 4 9, y हम -3 लिखते हैं, है ना, मैंने बोला माइनस में भी ले सकते हैं, तो आएगा -18 आएगा तो 6 आ जाएगा। देखिए -3 × -2 कितना होगा, +6 +6 + 12 18, 18/3 6। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ये देखिए, रुको मैं ये वाली इक्वेशन में बना के यहाँ लिख देता हूँ, है ना। हमने कौन कौन से पॉइंट लिए थे इस वाली इक्वेशन में, एक में लिया था y0 तो ये आ गया था -1, एक में लिया था ये 1 तब आ गया था 0, एक में लिया था 2 तो ये आ गया था 1, है ना, यही लिया था ना। अब हम इसको ऐसे बनाएंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव भी आएगा। अब देखते हैं y की सबसे हाईएस्ट है 6, तो 6 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। x में भी 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, और माइनस कहाँ तक है, y में -3 तक है, y में -3 तक है, -1 -2 -3, इसमें -1 तक है, -2 की जगह, ठीक है। अब हमको जो है ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब हम जो है पॉइंट रेक्टेंगल से करते हैं, मतलब तो फिर 2,3 है, 2,3 2,3 इधर 0,6 0 x एक्सिस पे, y पे 6, यहाँ पे 6, -3 6, ये 6 है और यहाँ पे -3, यहाँ पे, है ना। एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, ठीक है।
अब है -1 और 0, यहाँ पे 0 और 1, 0 और 1 यहाँ पे और 2 और -1, 2 और 1 सॉरी 2 और 1 यहाँ पे। देखिए हमारा ट्रायंगल, ये देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया है ना, ट्रायंगल हो गया ना, ये ऐसे ट्रायंगल ही बोलते हैं ना। अब हम ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं तो फिर हम ट्रायंगल के लिखते हैं -1, 0, एक कोऑर्डिनेट है और एक कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 4, 0 और एक कोऑर्डिनेट है 3, 2। तो मतलब हमारा ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। अब आगे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इसका एरिया भी पता चलेगा, इसका एरिया क्या होता है, ठीक है। तो मतलब हमारे को बस इतना ही जानना था कि ट्रायंगल क्या है, ठीक है। आगे फ्यूचर ऑन हमें इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो फिर ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में देखें तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें वो एरिया भी फॉर्म करने के लिए पूछ सकते हैं। सो पॉज द यूट्यूब